हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, आज फिर हर डे के भांति आज भी पर डे के भांति आज भी क्यूज को चालू करते हैं। और मेरा क्यूज का पहला क्वेश्चन है कि लौह पात्र को गैल्वेनाइज यानी गैल्वेनाइज करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। गैल्वेनाइजेशन में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जस्ता का। क्या कहा जाता है? यानी जस्ता का प्रयोग किया जाता है। इसी को गैल्वेनाइजेशन को हिंदी में जस्तीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जस्तीकरण। जस्ता जो है ना बाबू, इसका संकेत क्या होता है? जेड। क्या होता है? जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है? 30 है। परमाणु संख्या 30 होता है। ठीक है। अब देखो, गैल्वेनाइज लोहे के पाइप पर परत होती है किस चीज का? बताओ। गैल्वेनाइज्ड जो लोहा होता है ना, उस पर किस चीज का परत होता है? जिंक का। किसका? जिंक का। एक ही क्वेश्चन को दो बार पूछा है। सीओ समूह का आबंध क्रम क्या होता है? तो 3। सीओ समूह का आबंध क्रम क्या होता है? 3 होता है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडा वाटर बना सोडा वाटर क्या होता है? तो अम्लीय प्रकृति का। यानी बाबू, जल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हो तो उससे जो बनता है, क्या बनता है? सोडा वाटर। तो वह प्रकृति में कैसा होता है? अम्लीय होता है प्रकृति में। कोई दिक्कत है? थम्स अप वगैरह खोलते हो ना, बोतल स्प्राइट का बोतल, तो सबसे पहले ऊपर में झाग मारेगा। ठीक है। तो क्या होता है? CO2 होता है। क्या होता है? और उसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, जिससे कि तुम्हारा जलन फील होता है। जितना ही ठंडा पियोगे ना, तो हल्का सा एकदम जलन जैसा फील होगा। महसूस होता है? थोड़ी थोड़ी सी महसूस होती है। हाँ, होता है थोड़ा थोड़ा सा। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा। किसको? ऊर्ध्वपातन द्वारा। क्या कि नेफ्थलीन जो है बाबू, ऊर्ध्वपातन क्रिया को दर्शाता है। नेफ्थलीन, NaCl, ये तुम्हारा और क्या, कपूर, ये सब जो है ना, क्या दर्शाता है? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। इसमें क्या होता है कि ठोस से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है। ठोस से डायरेक्ट गैस में बन जाता है। और गैस से जो डायरेक्ट ठोस में बने, उसको क्या कहते हैं? डिपोजिशन। उसको क्या कहते हैं? डिपोजिशन कहते हैं। जो गैस से सीधा ठोस में, उसको डिपोजिशन। और जो ठोस से सीधा गैस में, उसको सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन ना। कोई दिक्कत? कपूर देखते हो, ठोस सीधा उड़ जाता है गैस के फॉर्म में। चलो, तो रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा। नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? नाभिकीय विखंडन तो न्यूट्रॉन के कारण। किसके कारण? न्यूट्रॉन के कारण नाभिकीय विखंडन होता है। वायु एक क्या है बाबू? वायु एक मिश्रण है। क्या है? वायु एक मिश्रण है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है यह। ठीक है। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 21%। अगर कहेगा कि आर्गन कितना परसेंट? आर्गन 0.95, 0.095। ठीक है, 0.095। अगर हाइड्रोजन पूछ दे तो 0.405, 0.405। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कहेगा तो 0.03, 0.03% ना। इतना लेते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते कितना है? बारे, बताओ। यानी 0.3% तो हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन छोड़ते हैं 4.3%, 4 पॉइंट कुछ परसेंट छोड़ते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर कहेगा कि ऑक्सीजन हम 21% लेते हैं, लेकिन छोड़ते हैं कितना नेचुरल में? ले, छोड़बे नहीं करोगे। यानी ऑक्सीजन अगर तुम 21% ले रहे हो, इनहेल कर रहे हो, तो एक्सेल कितना करोगे? 17%। कितना? कोई दिक्कत है? जान गया ना आज? तो ये भी जानो। और नाइट्रोजन लिया 78%, तो छोड़ा कितना? 78%। 78 छोड़ दिएंगे। न लेंगे न देंगे। ठीक है। न प्रॉफिट न लॉस, बराबर। जितना लिए उतना छोड़ दिए। एक क्वेश्चन बताओ हमको कि अगर प्रकृति में नाइट्रोजन गैस का क्या महत्व है? ऑक्सीजन गैस का तो महत्व है कि आग जलाने में मदद करता है, कि बिना ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन फ्लेम नहीं, तुम्हारा कोई चीज जल नहीं सकता है। ठीक है। अब बताओ कि तुम्हारा नाइट्रोजन का क्या महत्व है?
अगर नाइट्रोजन प्रकृति से हट जाए तो क्या होगा, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा तुम्हारे लाइफ पर? आग पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। आग पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। यानी आग लगेगा रोतवा में तो पता चले कि चल जाएगा कहीं, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो बिना नाइट्रोजन के। इसलिए नाइट्रोजन आग जली में यानी आग जलाने में यह क्या करता है, कंट्रोल करता है। समझ में आ गया? आग पर नियंत्रित रखता है। कौन है? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है। बात समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है? चलो, कह रहा है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, आइसोटोप में क्या होता है, परमाणु संख्या बराबर, यानी प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर, और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, उसको क्या कहते हैं, परमाणु। आइसोटोप, आइसोटोप को क्या कहते हैं, परमाणु। आइसोटोप को हिंदी में बताओ क्या कहते हैं जल्दी, समस्थानिक। क्या कहते हैं? आइसोबार को समभारिक। समभारिक। आइसोबार में क्या होगा, द्रव्यमानों की संख्या समान है और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न। कोई दिक्कत? आ जाओ। तो कह रहा है कि किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न, यानी प्रोटॉनों की संख्या समान यानी परमाणु संख्या समान ना, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक आइसोटोप्स, 3 गो। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स, 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, 1H1, 1H2, 1H3। कोई दिक्कत है? यहाँ पर क्या देख रहे हो कि परमाणु संख्या सेम है, परमाणु संख्या सेम है, तो ये क्या हो गया, आइसोटोप दर्शा रहा है यानी समस्थानिक है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। देखो ड्यूटेरियम जो है ना बाबू, इसको भारी जल बनाने में उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम जो है इसको भारी जल, न्यूक्लियर पावर प्लांट में कह देगा किसका उपयोग किया जाता है, तो ड्यूटेरियम का ही उपयोग किया जाता है। नाभिकीय संयंत्र में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो होता है, उसमें D2O का ही प्रयोग किया जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, यानी भारी जल का उपयोग किया जाता है। अब भारी जल की खोज किसने किया था, वाशबर्न और यूरे ने। कब? 1932 में। और D2O का सूत्र क्या होता है, D2O होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, हो गया रासायनिक नाम, और इसका परमाणु द्रव्यमान बोले तो 20 परमाणु द्रव्यमान। कोनो शक बा? आगे बढ़े। देखो, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, तो H2SO4। कौन बाबू? H2SO4 को अम्लों का राजा कहते हैं, अम्लों का ना, लेकिन अम्लों का राजा के जगह पर दे दे बाबू अम्लराज, अम्ल, तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अम्लराज किसका मिक्सचर होता है, तो अम्लराज HNO3 और HCl, HNO3 और नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के क्या होता है, मिश्रण होता है, मिश्रण। अब HNO3 के 1 अनुपात और HCl का 3 अनुपात, यानी पूछेगा कि अम्लराज में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात कितना होता है, तो 1:3, 1:3, यानी HNO3 को नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, नाइट्रिक एसिड, इसका 1 भाग, और HCl का 3 भाग रहता है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? दोनों कैसा रहता है, सांद्र रहता है, दोनों सांद्र रहता है। तनु और सांद्र में अंतर क्या है, तनु के मतलब पतला और सांद्र के मतलब टाइट, काड़ा। कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब देखो, H2SO4 को अम्लों का राजा कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। इसको बताओ, HNO3 को नाइट्रिक एसिड HCl पेट में स्रावित होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्वों के लिए है, धातु तत्व, देखो जिसके अंतिम कक्ष में, क्या बोला मैं, जिसके अंतिम कक्ष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो वो क्या होता है, धातु। यानी जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो वो क्या होता है बाबू, धातु। और जिसके बाह्यतम कक्ष में 4 हो वो क्या होता है, अधातु। जैसे सिलिकॉन 2 8 4, 2 8 14 होता है परमाणु संख्या, तो उसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 4, तो वह उप धातु हो गया, क्या हो गया। और जिससे 5 6 7 हो बाह्यतम कक्षा में, तो वो क्या हो गया, तो अधातु। और जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 हो तो वह अक्रिय गैस, क्या होता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, अक्रिय गैस ना बाह्यतम कक्षा में।
8 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है? तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? कह रहा है कि तीसरे और चौथे समूह के वर्ग के ऑक्साइड का सामान्य गुण क्या है? तो बाबू बेसिक और एसिडिक। बेसिक और यानी अम्लीय और क्षारीय। बेसिक मतलब होता है क्षारीय और एसिडिक मतलब अम्लीय। यानी तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म बेसिक और एसिडिक है, यानी अम्ल और क्षार है। क्षार वे पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, यानी OH आयन देता है, और अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H आयन देता है। किसके अनुसार? अर्हेनियस के अनुसार। भूला गया 10th क्लास में? हाँ। कह रहा है कि एक तत्व के X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र सही है? अब हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, तो बताओ कौन सा सूत्र सही होगा? तो XH4 क्या होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है, यानी तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करोगे। जैसे X के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो 4 है वो चल जाएगा हाइड्रोजन पर, तो H4 हो जाएगा। H पर 1 है तो वह आ जाएगा X पर, तो X मान H4। बात समझ में आ गया? करे कि सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो अष्टफलकीय। करे कि सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? अष्टफलकीय होता है। अष्ट फ्लोरीन की आकृति कैसी होती है? फ्लोरीन फुटबॉल के आकार के, फुटबॉल की ना कैसन? फुटबॉल के आकार की। कार्बन के 3 अपरूप, हीरा और ग्रेफाइट और ग्रेफीन ना। करे के हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है किससे? तो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। यानी कांच में, ये जान जाओ कि कांच में सिलिकॉन की मात्रा होता है, किसका? सिलिकॉन का। तो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है ना, उससे क्या करता है? SiO2 से यह रिएक्शन करता है। कौन है? एसिड। जब कांच के बोतल में अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखोगे तो वह रिएक्शन करता है। किससे भैया सर जी? रिएक्शन किससे करेगा? तो रिएक्शन करेगा, कांच जो बना होता है ना बाबू, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड उसमें जरूर मिला होता है। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 वह जरूर मिला रहता है बनाने में कांच का, बिना उसके कांच बन ही नहीं सकता है। तो उससे वह क्या करता है? रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो प्राकृतिक तत्व में। प्राकृतिक यानी एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है बाबू? प्राकृतिक तत्व में मिलता है। खाने का नमक किससे बनता है? खाने का नमक जो है तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से। याद रखना, NaCl जो है ना बबुआ, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सुनना ध्यान से, हाइड्रोक्लोरिक H2SO4 HNO3 ये सब कैसा है? प्रबल अम्ल है। कैसा है? दुर्बल अम्ल किसको कहते हैं? जैसे एसिटिक एसिड, मेथेनोइक अम्ल, ये सब कैसा है? दुर्बल अम्ल हो गया, दुर्बल अम्ल हो गया। तो ये भी तुमसे क्वेश्चन पूछेगा। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। अच्छा, ये बताओ, खाने का नमक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बनता है। आयोडीन कृत लवण में रहता है क्या? पोटेशियम आयोडाइड। यानी आयोडीन कृत लवण जो होता है उसमें क्या रहता है? पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? ध्यान से सुनो, प्राकृतिक रूप से वर्षा कराने में, सॉरी कृत्रिम रूप से वर्षा कराने में किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। सिल्वर हीरो हीरोइन मिल रहा है, बारिश स्टार्ट हो गया, हीरो हीरोइन मिल रहा है, सिल्वर आयोडाइड के प्रयोग कर दो, ऊपर फेंक दो, तुरंत होने लगेगा बारिश। या अब तो फुहेरा का यूज हो रहा है, ऊपर से झरना जैसा फुहेरा मार रहा है, नीचे हीरो हीरोइन शूटिंग हो रहा है, कैमरा चालू है। बात समझ गया? यानी कहने का मतलब है बबुआ कि सिल्वर आयोडाइड का उपयोग प्रकृति में आर्टिफिशियल रूप से, यानी कृत्रिम रूप से वर्षा कराने के लिए उपयोग किया जाता है। कोई दिक्कत है? अच्छा, ये क्या करता है? क्या देखो,
सिल्वर आयोडाइड छिड़काव करोगे ना तो वो क्या करेगा कि जितना वायुमंडल में जल की मात्रा है ना उसको क्या करेगा कि जल्दी से स्टोर करके बादल का फॉर्मेट कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। समझ में आ गया क्या? और उसी को बारिश करा देता है, इकट्ठा कर लेता है जी। बात समझ गया? अब सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? फोटोग्राफी में। किस में? फोटोग्राफी में। कोई दिक्कत है? निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो बताओ न्यूट्रॉन किस में नहीं होता है? हाइड्रोजन में। 1H1। प्रोटियम हाइड्रोजन के पूछ देगा कि किस समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है? तो प्रोटियम में। किस में? 1H1 यानी एक में से घटेगा 0। समझ में आ गया? अब 1H2 यानी हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 1 होती है? तो ड्यूटेरियम में। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 2 होती है? तो कौन सा? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में। यानी ट्राइटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 2 होती है। ठीक है, चलो देखो, निम्न में से कौन सी एक दहन प्रक्रिया है? तो पेट्रोल का जलना। पेट्रोल का जलना दहन प्रक्रिया है ना। मोम का पिघलना दहन प्रक्रिया नहीं आता है। पानी का उबलना दहन प्रक्रिया में नहीं आता है। सब ध्यान से देखना। यानी दहन प्रक्रिया उसे कहते हैं जो आग लगकर उसको खत्म कर दे, नष्ट कर दे। पानी उबाल दिया, पानी को फिर यूज करोगे ना। अब जो कपड़ा जल गया, मान लो जो चीज वस्तु जल गया तो जल गया, वो दहन में आता है। अब देखो यहाँ मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जलेगा तो कुछ पार्ट बचेगा ना, फिर उसको यूज कर सकते हो। अरे मामला समझ रहे हो ना? रीयूज, रिसाइकलिंग कर सकते हो। लेकिन अगर बाबू पेट्रोल जल गया तो फिर उसको यूज करोगे तो दैट इज कॉल्ड दहन प्रक्रिया। याद रखना। हाँ, अब आंख मूंद के मारता तुम लोग रामबाण बिहार पुलिस में आता तो मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, पानी का उबलना, सब में तो दहन हो ही रहा है। उपयुक्त में से सभी है। खींच दे, दे दे राम, दिला दे राम, देने वाले सीताराम। चल बबुआ, निम्न में से कौन सा यौगिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है? तो Na BH4। ठीक है, यानी यह जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है ना। तो KMnO4, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इसको लाल दवा कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल दवा कहा जाता KMnO4 को, पोटेशियम परमैंगनेट को। इसको लाल दवा कहा जाता है। पेपर में कितनी बार पूछ चुका है। ठीक है, देखो, तो निम्न में से कौन सा यौगिक डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है? तो Na BH4। किस कल्प में हाइड्रोजन परऑक्साइड की क्या भूमिका है? किस कल्प में हाइड्रोजन परऑक्साइड की क्या भूमिका है? तो रंजक का ऑक्सीकरण करना, रंजक का ऑक्सीकरण करना, यह भूमिका इसका रहता है। कह रहा है कि किस कल्प में हाइड्रोजन परऑक्साइड की क्या भूमिका रहता है? तो रंजक का ऑक्सीकरण करने में इसका भूमिका रहता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रवण क्षारीय है? क्षारीय होगा, बताओ क्षारीय कौन सा होगा? तो H3O+ के, H3O+ बराबर, इसके बराबर में है 10⁻⁻12 मोल। यह जो होगा वह क्या होगा? क्षारीय होगा। बाकी 7 है, 5 है, 4 है तो ये सब क्षारीय नहीं होगा। 7 रहेगा तो उदासीन, 7 रहेगा तो उदासीन, और 7 से कम रहेगा तो अम्लीय। NH3 किस प्रकार का पदार्थ है? तो NH3 का मंद क्षार, मंद क्षार। देखो NH3 देख के लड़का मारेगा क्या कि हाइड्रोजन है ना, मार इसको, क्या करते हैं, मार इसको अम्लीय, मार इसको अम्लीय। लेकिन NH3 जो है ना बाबू, वह क्या है? मंद क्षार है, हल्का। मंद माने क्या होता है? हल्का क्षार है। ठीक है, अमोनिया गैस जल में अधिक विलेय होता है। अमोनिया गैस जल में अधिक विलेय होता है। अमोनिया एक गैस होती है जो उच्च दाब पर गैस से द्रव में बदल जाता है। लोहे में जंग लगना निम्न में से किसका एक उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। लोहे में जंग लगना, जंग का सूत्र क्या होता है? Fe2O3 इंटू XH2O। बार बार बताता हूँ, जंग का सूत्र Fe2O3 इंटू XH2O। फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड का लेयर बन जाता है। और कैसा कलर के? तो भूरा कलर के। कैसा ना? हरा कलर के किस पर परत चढ़ता है? अरे कॉपर पर। तांबा के जो भी बर्तन होगा ना, उस पर कैसा परत बनता है बबुआ? हरा। कैसा? हरा परत का निर्माण होता है। किस पर? तांबा पर। ठीक है, और लोहा पर भूरा। ये सब ऑक्सीकरण के कारण होता है। ऑक्सीकरण के, देखो
सेब में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है। क्या बोला मैं? सेब में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है। ध्यान से सुनना। सेब जब काट के थोड़ा देर छोड़ देते हो ना, तब भूरा कलर के उस पर दिखाई देने लगता है, काला काला। काहे? वो क्या रहता है कि आयरन की मात्रा उसमें ऑलरेडी रहता है। अब वायुमंडल में ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और भूरे कलर का लेयर उस पर जम जाता ना। जानते हैं सर, अलुइया काट के छोड़ते हैं ना कुछ समय, तो उस पर भी काला कलर के, भूरा कलर के परत चढ़ जाता है। तो वह क्या करता है कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। अब वह ऑक्साइड लेयर बना देता है, एक परत बना देता है भूरे कलर का। समझ में आ गया ना? कोई डाउट? और उसको धोने के बाद फिर छूट जाएगा। समझ रही हो ना? हाँ, सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? मैलिक अम्ल। कौन सा? नींबू में टार्ट्रिक अम्ल, नींबू में, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, और नींबू में सिट्रिक अम्ल। नींबू में हाँ, इमली में टार्ट्रिक अम्ल। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो 12वीं कक्षा में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योग को न्यूक्लियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब परमाणु संख्या को जेड से सूचित करते हैं, परमाणु संख्या को, और परमाणु द्रव्यमान को ए से, न्यूट्रॉनों की संख्या को एन से। तो ए बराबर क्या होता है? जेड प्लस एन। यानी परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है? ए बराबर जेड प्लस एन। यानी प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या जोड़ेंगे तो द्रव्यमान संख्या ना। ठीक है। जस्ता में एक बर्तन पर विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की विधि क्या है? तो बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। देखो कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करोगे बाबू, कह रहा है कि जस्ता से एक बर्तन पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करोगे तो जो जस्ता है इसको धन ध्रुव से जोड़ना पड़ेगा। यानी शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है और बर्तन को ऋण ध्रुव बनाया जाता है, तब इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। ठीक है, विद्युत लेपन कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग को। हीलियम के नाभिक में होता है क्या चीज? तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में हाइड्रोजन हीलियम, 2 प्रोटॉन हो गया, 2 दूनी के 4। परमाणु द्रव्यमान 4, तो न्यूट्रॉनों की संख्या 2 ना। द्रव्यमान में से क्या घटा दो? परमाणु संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या बहुत निकल जाएगा। एक परमाणु की संरचना स्थिरता को किसके द्वारा समझाया जाता है? तो नील्स बोर के द्वारा। कह रहा है कि एक परमाणु की संरचनात्मक स्थिरता को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? नील्स बोर। नील्स बोर ने ही बोर बारी योजना दिया था। बोर बारी योजना किसने दिया था? नील्स बोर। हाँ। अच्छा, नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। परमाणु अविभाज्य होते हैं, किसने कहा था? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन। ठीक है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, चैडविक ने न्यूट्रॉन का, और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज किया था। कहता कि निम्न में से कौन सा कथन समस्थानिकों के बारे में गलत है? तो समस्थानिक के बारे में बताओ बाबू। देखो, उनके समान रासायनिक गुण होते हैं, समस्थानिक के समान रासायनिक गुण होते हैं, उसके परमाणु संख्या समान होते हैं, उसके परमाणु संख्या और उसके भौतिक गुण समान होते हैं, उसके भौतिक गुण। यानी कहने का मतलब है बबुआ कि समस्थानिकों के बारे में कौन सा गलत है? तो आवर्त सारणी में उनका अलग अलग स्थान है, यह क्या है? गलत है। यह क्या है? गलत है। अलग अलग स्थान नहीं रहता है, एक ही जगह रहता है। और उनके समान रासायनिक गुण होता है, भौतिक गुण भी समान होता है, उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है, द्रव्यमान संख्या। लेकिन बराबर क्या होता है? समान क्या होता है? परमाणु संख्या। ठीक है। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? अच्छा बताओ तो, लोहे पर जंग लग जाए तो लोहे का भार बढ़ता है कि घटता है? बढ़ जाता है। कोई दिक्कत न हो? ले, बढ़ जाएगा। लोहा में जंग लग जाएगा तो लोहा के भार बढ़ेगा कि घटेगा? जल्दी बताओ। बढ़ेगा 100%। बताओ। लोहे का भार बढ़ता है, लोहे का भार बढ़ता है। ठीक है, लोहे का भार बढ़ता है। चलो ये दोस्त, राइबोसोम निम्न में से किस क्रिया का स्थान है? राइबोसोम जो है वह किस क्रिया का स्थान है बाबू? तो प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम का खोज किसने किया था? रॉबिन्स और ब्राउन ने।
देख, राइबोसोम क्या करता है कि प्रोटीन को संश्लेषण का काम करता है। कोई दिक्कत है? अब प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहा जाता है। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहा जाता है। और प्रोटीन शब्द किसने दिया था? प्रोटीन जो शब्द था वह किसने दिया था? मिलर ने। किसने है? कोई दिक्कत है? मुल्लर की मिलर, ठीक है, उसने दिया था प्रोटीन शब्द। अब यह क्या करता है कि प्रोटीन के संश्लेषण में कार्य करता है। शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाले उत्प्रेरक को का नाम बताइए। तो डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम यानी शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन मतलब तोड़ने में प्रयोग होने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, यानी पाचक एंजाइम कहते हैं। ये प्रोटीन रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करते हैं जो पोषक तत्वों को ऐसे पदार्थों में बदल देते हैं जिन्हें आपका पाचन तंत्र अवशोषित कर लेता है। जैसे एमाइलेज हो गया, प्रोटीएज हो गया, लाइपेज हो गया, ये सब क्या है? पाचक एंजाइम है। पाचक एंजाइम है। अच्छा, ये एक चीज बताओ कि दूध के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो रेनिन। कौन सा? रेनिन। दूध के पाचन में रेनिन एंजाइम स्रावित होता है। इसीलिए क्या होता है कि एक जवान की अपेक्षा बच्चा लोग ज्यादा दिन में दूध पीता है। छोटा बच्चा 1 से 1.5 लीटर 2 लीटर दूध पी जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसका पेट खराब नहीं होता है। फिर भी उसका पेट खराब नहीं होता है। लेकिन टोपी लगैले बैठल लड़का अगर पी लेवे एक दिन में 1 केजी दूध तो पता चले कि लैट्रिन चालू हो गया। यानी समझने वाली बात है कि जो रेनिन स्रावित होता है ना, तो रेनिन की मात्रा तुम में कम है, स्रावित हो रहा है। छोटे बच्चे में ज्यादा, आज छोटा बच्चा में रेनिन की मात्रा ज्यादा स्रावित होता है। एक चीज और देखना, जैसे जैसे एज ढलेगा वैसे वैसे भूख की मात्रा में कमी आती जाएगी। भूख की मात्रा में कमी आती जाएगी। जवान में जितना लड़का में चूरा फाँक लेता था ना भाई, कहने का मतलब है कि चूरा चबेनी होता है ना गांव घर में, मार बगली में भर भर के फाँकत रहो, आज छूने का मन नहीं करता है। क्या है कि मन भर जाता है, दो फाँका फाँक के बस हो गया बस। यानी जो तुम्हारा पाचन क्रिया है ना, ये भी डिपेंड करता है ऑन योर एज। तुम्हारे एज पर डिपेंड करता है। ज्यादा जैसे जैसे एज बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारा पाचन क्रिया का जो शक्ति है ना वह कम होते जाएगा, जिससे कि तुम्हारा भोजन पर काफी प्रभाव डालेगा या पड़ेगा। ठीक है, खुद ही कहते। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है बबुआ? राइबो फ्लेविन। राइबो ये है कि साइनो कोबालामिन, साइनो कोबालामिन, ए से लेकर के ई तक सब याद रखो, ठीक है। विटामिन ए1 के ए का रासायनिक नाम कहेगा तो रेटिनॉल, बी1 के थायमिन, बी2 के राइबोफ्लेविन, अब बी3 के नियासिन, अब बी5 के पेंटाथेनिक एसिड, अब बी6 के पायराडॉक्सिन, अब बी7 के बायोटिन, अब बी9 के फॉलिक एसिड, अब बी12 के साइनोकोबालामिन, सी के अस्कर्बी, डी के कैल्सीफेरॉल, ई के टोकोफेरॉल, आ के फिलोक्विनोन ना। सब क्लियर? विटामिन शब्द किसने दिया था? विटामिन की खोज फंक ने 1911 में। 1911 दोनों शक बात देख ली जांच की। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? यानी डीएनए के बाबू कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो जीन। डीएनए के सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? जीन ना। डीएनए की आकृति कैसी होती है? तो डबल हेलिक्स मॉडल ना। इसका खोज किसने किया था बाबू? डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड ना, ठीक है। डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है वह जीन है। जीन प्रत्येक मानव कोशिका के अंदर पाए जाते हैं जिन्हें केवल शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति में लगभग 20,000 जीन होता है, यानी एक व्यक्ति में लगभग औसतन 20,000 जीन होता है। जीन को विभिन्न लक्षणों के लिए कोड किया जाता है, जैसे पुरुष या महिला, लिंग व आंख का रंग इत्यादि। यानी कहने का मतलब बबुआ कि डीएनए के द्वारा ही नहीं होता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी अगर कह दे तुम्हारा पिता या माता कि ये मेरा लड़का नहीं है तो डीएनए तुरंत जांच होता है ना, ठीक है, कि इसका डीएनए मिल रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत है? तो ये सब डीएनए के माध्यम से पता चलता है। पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है?
तो एमिनो एसिड में। पाचन के बाद प्रोटीन एमिनो एसिड में। पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से। और कहाँ खत्म होती है? गुदा तक। यानी मुख से गुदा तक क्या कहते हैं? पाचन की क्रिया। कोई दिक्कत है? पाचन की क्रिया। विदाउट। आहार नाल की लंबाई 6 से 7 मीटर। 6 से 7 मीटर। पाचन क्रिया प्रारंभ होने पर प्रोटीन अमीनो एसिड में, वसा ग्लिसरॉल में, कार्बोहाइड्रेट सरल ग्लूकोज में टूट जाते हैं। यानी बाबू पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो एसिड में। अब प्रोटीन का नामकरण मुल्लर ने किया था। किसने? मुल्लर ने। और एक चीज बता दे रहा हूँ कि जो 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 तुम्हारा है ना 20 प्रकार के एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होता है ना। यानी एमिनो एसिड से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। तो प्रोटीन टूटेगा तो किस में बनेगा? एमिनो एसिड में। ठीक है। अच्छा बताओ, मिट्टी से ईंटा बना है, मिट्टी से, तो मिट्टी टूटेगा तो फिर पुनः वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? छोटे छोटे पार्टिकल में। उसी तरीका से एमिनो एसिड से प्रोटीन, तो प्रोटीन किस में विखंडित हो जाता है? अमीनो एसिड में टूटता है। वसा जो है ग्लिसरॉल में। वसा। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट सरल ग्लूकोज में टूट जाता है ना। कह रहा है कि प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जो 18 से 20 अमीनो एसिड के मिलने से प्रोटीन का निर्माण होता है। यानी 20 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है। शिशुओं में सूखा रोग, मरासमस जिसको कहते हैं, तथा क्वार्सियोकर रोग प्रोटीन की कमी के कारण ही होता है। प्रोटीन के कमी के कारण ही होता है। अधिकतर एंजाइम होते हैं तो प्रोटीन। अधिकतर एंजाइम किसका बना होता है? प्रोटीन का। किसका बबुआ? प्रोटीन का। रक्त के थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। रक्त के थक्का जमाने में, घाव को भरने में विटामिन सी। चलो दोस्त, विटामिन के कहा हो रासायनिक नाम? फिलोक्विनोन। विटामिन के रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन खून के जमने में सहायक होता है? ब्लड क्लॉटिंग में था विटामिन के। विटामिन के को रक्त थक्का जमाने में मदद करता है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है? यानी जैविक क्रिया में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने वाले उत्तरदायी पदार्थ क्या है? तो एंजाइम। एंजाइम क्या करता है? तुम्हारा जो ये जैविक सिस्टम है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको तेज कर देता है। पाचन क्रिया को तेज कर देता है। ठीक है। रासायनिक क्रिया को क्या करता है? तेज करता है। कौन है? एंजाइम। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में। सोयाबीन में सबसे अधिक 40 से 45% प्रोटीन होता है। 40 से 45% प्रोटीन किस में? सोयाबीन में। सबसे अधिक सोयाबड़ी के उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। कौन है? सबसे अधिक दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश। और दाल में सबसे अधिक प्रोटीन। दाल में सबसे अधिक। प्रोटीन के कमी से बच्चों में क्वार्सियोकर और मरासमस रोग होता है। कोई दिक्कत है? देखो, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं। फलियां अधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। फलियां जो दाल के तौर पर भी जानी जाती हैं। फलियां जो होता है ना, जो दाल के तौर पर भी जानी जाती हैं। दालें जब हरी होती हैं तब उनका उपयोग किया जाता है। उन्हें फलियां कहते हैं। जब दाल जैसे चना के देखते हो, कांचा में ही दाल बनता है, ठीक है, तो उसको फलियां कहते हैं। तो ये सब प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत है। प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत है। दाल पीना चाहिए। दाल में सबसे अधिक प्रोटीन। शाकाहारी भोजन में निम्न में से कौन सी शर्करा विपुल मात्रा में पाई जाती है? तो सेल्यूलोज। सेल्यूलोज में। शाकाहारी भोजन में कह रहा है कि सेल्यूलोज शर्करा विपुल मात्रा में पाई जाती है। यह एक बहुत शर्करा पॉलीसैकेराइड चीज है। यानी अगर तुम ये सेल्यूलोज को चबाओगे ना, जैसे वो ईख का जितना भी पार्ट है ना, ये सब सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? अरे ईख जो होता है ना, उसका डंठल सेल्यूलोज है। क्या है? तो चूसते हो तो मीठा लगता है, थोड़ा थोड़ा, भरपूर लगेगा। भर मुंह लेके चूसना, ठीक है, तब तुमको क्या लगेगा? पूरा पूरा मीठा लगेगा। ठीक है। अब मुंह तक ठेकाओगे, उधर गुल्ली फेंक दोगे। गुल्ली को अच्छा से चबाओगे बाबू, तो मीठापन का एहसास होगा। चलो, शाकाहारी भोजन निम्न में से कौन सी शर्करा? चलो, दाल अच्छा स्रोत होता है किसका? तो प्रोटीन का।
कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट अपघटित होकर ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा? ग्लूकोज। कोई दिक्कत है? अच्छा, वसा किस में टूटता है? ग्लिसरॉल में। वसा ग्लिसरॉल में। और आपको प्रोटीन टूटेगा तो अमीनो एसिड, प्रोटीन टूटेगा तो अमीनो एसिड। विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड, सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। किस विटामिन, कौन से ऐसे विटामिन है जिसको खट्टे फलों में पाया जाता है? तो विटामिन सी। घाव को भरने में विटामिन सी। घाव भरने में कौन सा सूत्री का विभाजन होता है? समसूत्री। कोई दिक्कत है? जनन प्रक्रिया में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। अगर कहेगा कि एक कोशिकीय जीव में कौन सा विभाजन होता है? प्रोटिस्टा जगत में, प्रोटोजोआ में, तो प्रोटोजोआ में असूत्री। असूत्री। विटामिन सी की कमी से क्या होता है बाबू? स्कर्वी रोग। गेहूं, चावल और शहद किस में होता है? गेहूं, चावल और शहद किसके स्रोत है? बताओ। तो कार्बोहाइड्रेट के। कार्बोहाइड्रेट के। सबसे अधिक चावल, सबसे अधिक। ठीक है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो गाजर। गाजर में क्या पाया जाता है? गाजर का हम लोग क्या खाते हैं? जड़। गाजर का हम लोग, आलू का क्या खाते हैं? तना। जड़ नहीं, आलू का क्या खाते हैं? तना। आलू अनुसंधान केंद्र शिमला। शिमला, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं? एओ ह्यूम को, एलेन ऑक्टेन ह्यूम को ना। हर्मिट ऑफ शिमला। कोई दिक्कत है? कह रहा है कि दूध किसका घटिया स्रोत है? दूध में कौन सा घटिया मात्रा में पाया जाता है? यानी कैल्शियम तो पावल जाला बढ़िया स्रोत है, विटामिन सी का स्रोत नहीं है। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी नहीं पाया जाता है। इसलिए कभी कभी खट्टा पदार्थ भी खाना चाहिए, जिससे कि घाव वगैरह तुम्हारा सही रहे। ठीक है, फुंसी फांसी ना हो। संतरा वगैरह का यूज करना चाहिए, ज्यादा मीठापन का यूज नहीं करना चाहिए। कभी कभी कड़वा खाना भी जरूरी होता है। कौन सी विटामिन उष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाती है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड बाबू उष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है। खाना बनाते समय एस्कॉर्बिक एसिड आउट हो जाए। देखो, एस्कॉर्बिक एसिड सब्जियों को छीलने से नष्ट हो जाती है। एस्कॉर्बिक एसिड सब्जी छिलाइल नष्ट हो गई, जा पहले ही एस्कॉर्बिक एसिड गइल, काल से भौजी के मना कर देना। ठीक है, यानी छीलना क्या है? मना है। यानी एस्कॉर्बिक एसिड पहले जाएगा सब्जियों को छीलने में। अब विटामिन सी जो है गर्मी, हवा, पानी द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है। धोने पर गर्मी, हवा, पानी सबसे नष्ट हो जाए। तो ये इसीलिए पूछता है कि खाना बनाते वक्त ही कौन सा विटामिन साफ हो जाता है, खत्म हो जाता है? तो विटामिन सी। कोई दिक्कत है? निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व बन जाता है? तो पनीर। कौन सा? अरे बाबा रे। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर। इसलिए पर डे 100 ग्राम छेना खाना चाहिए कच्चा। समझ में आ गया? वो नए ऊतक के निर्माण में सहायक होता है। कोई दिक्कत है? भोजन, भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट भार कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो वसा में। किसमें? यानी भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट भार कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है बाबू? तो वसा में। निम्न में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो चावल क्या है बबुआ? कार्बोहाइड्रेट है। चावल में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। मक्का में भी है, जौ में भी है, गेहूं में भी है। तो उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी। बताओ तो निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? बताओ। विटामिन बी1 संतरा में पाया जाता है। बिल्कुल गलत। संतरा में विटामिन सी। संतरा में विटामिन यही पकड़ा गया। अच्छा देखो, कॉड यकृत तेल, जो कॉड या यकृत तेल है ना, उसमें विटामिन डी। विटामिन डी। अच्छा, गेहूं के अंकुरा हुआ चीज में विटामिन ई। विटामिन यानी गेहूं हो गया, जैसे मूंग तुम अंकुरा कर या चना अंकुरा खाओगे ना, तो उससे विटामिन ई की प्राप्ति होगी। विटामिन। और जनन क्षमता तुम्हारा स्ट्रांग रहेगा, जनन क्षमता मजबूत रहेगा, बाल बच्चा से फले फूले रहोगे। बात समझ में आ गया? तो अंकुरा हुआ चीज खाना है। अंकुरा हुआ समझ में आ गया ना? कमजोरी दूर करें। ठीक, अंकुरित चीज का पालन करें। जबकि अल्फा, हाँ,
अल्फा अल्फा में विटामिन के, अल्फा अल्फा में विटामिन के। अल्फा अल्फा क्या है, कौन बताएगा? अल्फा अल्फा क्या है? एक घास है। अल्फा अल्फा क्या है? ये सवाल है। अल्फा अल्फा शैवाल है जो घास की प्रजाति का है। क्या है? घास की प्रजाति। ठीक है, अल्फा अल्फा। गेहूं अंकुरा हुआ तेल में विटामिन ए होता है, यानी गेहूं अंकुरा हुआ गेहूं होता है ना, उसके तेल में, उसका तेल भी होता है, उसमें विटामिन ई होता है। ये सब भी बांध कर अगर अंकुरित चीज खाओगे ना तो उसमें भी विटामिन ई पाया जाता है, जिससे कि जनन क्षमता काफी मजबूत रहेगा। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है किसमें बबुआ? तो यकृत में। विटामिन ए संचय कहाँ होता है? यकृत में। अच्छा, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में संचित नहीं किया जा सकता है? तब बी सी, ना, विटामिन बी सी हमारे शरीर में संचयित यानी स्टोर नहीं किया जा सकता है, दोनों उड़ जाला दोनों। अब बाकी के जितना है ना विटामिन सब क्या है हमारे शरीर में, खुद ही कहते हैं। निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन बी12। विटामिन, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। देखो, निम्न में से कौन सा विटामिन ई का अच्छा स्रोत है? तो बताना है विटामिन ई कहाँ से मिलेगा? ताजी सब्जियां, घी, अंडे का पीला भाग और मांस। तो अंडे का पीला भाग में विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन, माल फेंकने का नहीं रे बाबा, जो अंदर आता है। ठीक है, जनन क्षमता पर हानि, जे फेंका पीला वाला पार्ट जनन क्षमता पर, खुद ही कहते, यानी पीला वाला पार्ट खाने से बवासीर, भकंदर ये सब का भी डर है। अरे नहीं होता है, नहीं डर है। ठीक है, जिम करने वाला व्यक्ति वो पीला वाला पार्ट निकाल कर खाएगा, वो फेंक देगा या किसी को दे देगा, समझ में आ गया ना? उसमें सल्फर की मात्रा पाया जाता है, खुजली वगैरह का भी कारक है, खुजली का भी खतरा है रे बाबा, उसको नहीं खाने का। लेकिन विटामिन ई भी गड़बड़ाएगा, विटामिन ई भी ये खाएगा तो एक जाएगा नहीं, सब ताकत उसी में है जियो। ठीक है। अच्छा देखो, अंडा के जो उजला वाला भाग है ना, उसमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम, प्रोटीन। पागल, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन। यानी वो प्रोटीन आता है, जितना उजला वाला पार्ट रखे ना पीला वाला के ऊपर, वो प्रोटीन का स्रोत है। क्या है? प्रोटीन का स्रोत है। और जो ऊपर खोल होता है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम, उसमें कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है खोल में। तो कवर तो फेंक देते हो, मेन माल फेंक देते हो, समझ में आ गया ना? तो उसमें कैल्शियम पाया जाता है, एक्चुअल में वो खाना नहीं चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि कैल्शियम पाया जाता है लेके मारी, बुझा गए? देखो, दूध में खट्टापन आता है। दूध में खट्टापन किसके चलते आता है बाबू? है दूध में खट्टापन लैक्टिक अम्ल के साथ चलते आता है। लेकिन यही पूछ देगा कि घी में खट्टापन या मक्खन, मक्खन जानते हो ना? कौन कहते हैं? कच्चा घी को जो मार के मलाई या रख दिया जाता है कच्चा, तो उस मक्खन में गंध का क्या कारण है? ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक अम्ल, ब्यूटेरिक। कई बार पेपर में पूछा है बबुआ। दूध से दही का जमना कौन परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक है। और दूध में कौन अम्ल है? लैक्टिक अम्ल। और दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन प्रोटीन। और उसी के चलते क्या होता है? दूध का रंग उजला होता है, और कैरोटीन के चलते दूध का रंग पीला होता है। पत्तियों का रंग पीला कैरोटीन के चलते होता है। किसके चलते ना? कोई दिक्कत? डीएनए और आरएनए दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी डीएनए और आरएनए दो प्रकार के न्यूक्लियो एसिड होता है। देखो, कह रहा है कि किसके अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं? जानवरों के क्लोन किसके? तो जैव प्रौद्योगिकी के अभ्यास से, जैव प्रौद्योगिकी के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किया जाता है। ठीक है, चलो दोस्त, लोनार झील किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। कहेगा कि उल्का पिंड से निर्मित झील कौन सा है? तो लोनार झील। कौन सा? कहाँ पर? महाराष्ट्र में। उल्का पिंड जानती हो? उल्का पिंड कहने का मतलब है कि पत्थर का एक टुकड़ा टूट के गिरेगा ना धरती पर, तो ओकरे के क्या कहली? उल्का पिंड। 1-2 केजी के होता होगा ना,
अरे बढ़न, हाँ ठीक है। हम संतोष पागल ना है। जयसमंद झील कहाँ है? राजस्थान में जयसमंद झील। पेरियार झील केरल में, अरे पेरियार झील केरल में। नागिन झील जम्मू कश्मीर में। निम्न नदियों में से कौन सी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? तो बताओ, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, गंगवली। तो देखो, सबसे इनमें से कह रहा है कि गंगवली तथा नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, जबकि गोदावरी तथा कृष्णा नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये दोनों क्या हो गई? पूर्ववर्ती नदियां हो गई। और गोदावरी नदी की लंबाई पूछेगा तो कितना किलोमीटर? 1465, 1400। कृष्णा नदी की लंबाई पूछेगा तो 1400 किलोमीटर, 1400। कोई दिक्कत है? यानी कहेगा कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। या दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा। और दोनों नदियां कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। पोचमपाद परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। किस पर ना? और देख बाबू, नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती, ताप्ती नदी की लंबाई 724, 700। सोन नदी के 784, सोन नदी के। अगर कहेगा कि नर्मदा के 1312, और महानदी के 500, 851, सॉरी, महानदी के 851, और कावेरी नदी के 800 किलोमीटर, कावेरी नदी के 800 किलोमीटर। कोई दिक्कत है? 1465 किलोमीटर के ना के गोदावरी के, 1400 किलोमीटर कृष्णा के, और नर्मदा के 1312, 1300। क्या यमुना के 1379, 1379 किलोमीटर यमुना नदी की लंबाई। सतलज के 1500 किलोमीटर, सतलज के। ब्रह्मपुत्रा के 2880, ब्रह्मपुत्रा के 2900 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्रा के 2880, सिंधु के 2880, 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्रा के। तुंगभद्रा नदी के 513, तुंगभद्रा नदी के ना, गंगा नदी के 2525 किलोमीटर। कोनो शक बा? कोई डाउट? तो कह रहा है, अब देखो, कहेगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मोदी, ऊंचाई 2695, 2600। अगर कहेगा कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो दोदा बेटा। कौन? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। और दोदा बेटा की ऊंचाई 2637, 2600। कोई दिक्कत है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की बाबा बुदन की पहाड़ियां कहाँ पर? कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ियां। वो जो कॉफी की खेती प्रारंभ हो रहा है। अरेबिका किसका अच्छी किस्म है? कॉफी की। किसका? प्रति वर्ष कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को। कॉफी में क्या पाया जाता है? कॉफीन, कैफीन पाया जाता है। तंबाकू में निकोटीन, और चाय में टैनिक एसिड, टैनिक एसिड। और चाय में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश चीन। राज्य में कहेगा तो असम। और सबसे पहले किसको जीआई टैग मिला था? तो दार्जिलिंग चाय को, दार्जिलिंग सर्वप्रथम जीआई टैग मिला था। जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन का स्थापना कब हुआ था? 1999 के अधिनियम से। भारत में 2003, 2000। जीआई के फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक। सबसे पहले दार्जिलिंग चाय को पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग। कोई दिक्कत है? 2004 में मिला था, 2000। अब भारत में जीआई टैग का स्थापना कब हुआ था? 2003 में। और सर्वप्रथम किसको दिया गया? 2004 में दार्जिलिंग चाय को। जीआई टैग जो है, यह कौन सा अधिनियम है? 1999 के अधिनियम लागू हुआ 2003 में। कब दिया गया? सर्वप्रथम 2004 में। याद हो गया? कोनो डाउट? देखो, चिल्का झील बबुआ कहाँ है? उड़ीसा में। भारत का सबसे अधिक खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ना, सांबर झील कहाँ है? राजस्थान में। वो भी खारे पानी की झील है। ठीक है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे अयोध्या। गोरखपुर कौन बता देगा कौन नदी के किनारे स्थित है? बताया हूँ, गोरखपुर मठ, जहाँ से बाबा योगी बाबा।
राप्ती नदी, गोरखपुर, सूरत ताप्ती, सूरत, गोरखपुर, लखनऊ गोमती, कानपुर गंगा, कानपुर, वाराणसी, पटना, हरिद्वार, कोनो दिक्कत है? चला, कोई डाउट? बक्सर गंगा, नहा लो नंगा। निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील। अगर विश्व में पूछ देगा तो सुपीरियर झील। कौन सा? बहुत सुंदर, लड़का तो बहुत बढ़िया तेज हो गया है तुम लोग। गंगा सागर कहाँ है? तो एक तीर्थ क्षेत्र है। गंगा सागर क्या है? यह तीर्थ क्षेत्र है। ठीक है, देखो गंगा सागर हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल है जो पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिला में स्थित है। गंगा सागर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में 24 परगना जिला का जगह का नाम है, जिला का नाम है, वहां पर स्थित है गंगा सागर। यहाँ प्रतिवर्ष लगने वाला मकर संक्रांति का मेला विश्व में प्रसिद्ध है, विश्व में प्रसिद्ध है। यह स्थान गंगा नदी का अपतटीय सागर भी है जो कि बंगाल की खाड़ी महाद्वीपीय मग्न तट पर स्थित है, इसलिए इसका उत्तर बी और सी होगा, यानी यह क्या है? गंगा नदी का अपतटीय सागर है। ठीक है, भारत के कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणी में स्थित है? तो कौन सा बबुआ? देखो द्रोणी कहेगा तो 11, द्रोणी कहेगा तो ऐसे गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से। कौन कौन? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। 2525 किलोमीटर। अगर गंगा नदी के कुल लंबाई पूछ देगा तो 2704 किलोमीटर, जो कि भारत से बाहर भी है कुछ। समझ में आ गया ना? बांग्लादेश में भी है कुछ। तो ये सब लेकर के कितना हो जाएगा? 2704 किलोमीटर। कोई दिक्कत है? तो भारत में गंगा नदी की लंबाई कितना? 2525 किलोमीटर। खाली कोई पूछ दे केवल गंगा नदी की लंबाई तो 2704। कोनो शक बात देख ली जांच के। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? तो कुर्सेला पर, कुर्सेला जगह पर। यानी कोसी नदी गंगा नदी में कहाँ बबुआ? तो कुर्सेला जगह। ठीक कह रहा था चेला। यानी कुर्सेला कहाँ है जगह? कटिहार। कोसी नदी की लंबाई बबुआ 730 किलोमीटर। सत कोसी किसकी सहायक नदी है? कोसी नदी के। अब भारत की शोक नदी, सॉरी बिहार की शोक नदी किसे कहते हैं? बंगाल की शोक नदी किसे कहते हैं? दामोदर को। कोई दिक्कत है? चीन का शोक नदी किसे कहते हैं? हमांगहो नदी को। उसी को येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। कोई डाउट? अगर कह देगा कि उड़ीसा के शोक नदी किसे कहते हैं? महानदी का। महानदी को उड़ीसा का। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी। कोई डाउट? चलिए दोस्त, यहीं पर क्यूज को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि क्यूज में आपको बहुत आज मजा आया होगा, और ऐसे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।